हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम और सेट एग्जाम के जो पेपर 1 है उसके कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने आए थे एनटीए, यूजीसी नेट के, तो ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग सेशन के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आप जरूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया आईटी से फ्रॉम ट्रिपल आईटी, सीएसआईआर इंजीनियरिंग साइंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, यूजीसी नेट से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे मैं वर्क कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ एजुकेटर इन बीएस एकेडमी, और मैं काफी समय से बीएस एकेडमी पे लेसन क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब पर एनटीए यूजीसी रिगार्डिंग में। तो अगर आप कोई भी डाउट होता है तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है जो कि हमारे वीडियो के स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहां से। ओके, तो हमारा पेपर 1 का जो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल है वो अवेलेबल है। तो इसके अंदर हमने जो 10 टॉपिक्स है जो कि अभी हाल में ही अपडेट किए गए थे यूजीसी नेट द्वारा, तो वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी वीडियो क्लासेस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स और सारे पीडीएफ अवेलेबल कराए हैं। तो इनको आप जाके हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग दिसंबर 2012 और जून 2012 के जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक एक करके इन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मीथेन। यानी मीथेन का जो सोर्स है, यानी मीथेन जो गैस है, इनमें से कहां, मतलब किससे प्रोड्यूस होती है, उसका सोर्स क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वेटलैंड से, फार्म इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री से। ओके, तो मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि और भी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो प्लीज आप ग्रीन हाउस गैस, उसकी डेफिनेशन और मीथेन या फिर उससे रिलेटेड और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर में जरूर आ सकता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन। तो मीथेन के जो सबसे बड़ा सोर्स है या फिर बोला जाए सोर्स है वो है वेटलैंड। वेटलैंड एक तरह का दलदल टाइप का होता है, जिसमें से मीथेन जो है वो निकलती है। और खासतौर से जो हम लोग चावल की जो खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो एक बड़े बड़े बूट टाइप के पहन के रखते हैं, जिससे क्योंकि जब वो राइस की जो खेती करते हैं तो उसमें से, उसकी धरती में से, उसमें जो उसकी जो लैंड है उसमें से भी मीथेन निकलता है। ओके, तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनामाता डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन। यानी मिनामाता जो डिसीज है जापान में वो किसकी वजह से हुई थी? लेड, मरकरी, कैडमियम या जिंक। तो देखिए, मिनामाता एक तरह की वहां पे खाड़ी है जापान में। तो 1960s के अंदर एक इनमें से जो केमिकल था वो जो मरकरी है, हमारा बोला जाए मरकरी जो है वो वहां पे वाटर के अंदर नेचुरली अवेलेबल होता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब वहां के जो एनिमल्स है, खासतौर से जो मछलियां हैं, जब इस मरकरी को, जब पानी को कंज्यूम करती हैं, तो मरकरी जो है ऑटोमेटिकली वो उनके बॉडी में आ जाता है। और जब उन फिश का जो कंजम्पशन जो है ह्यूमन बीइंग करता है, जापान के उस समय लोग करते थे, तो वो बहुत तरह की जो खतरनाक बीमारियां होती थी उससे ग्रस्त हो जाते थे। जैसे लकवा मार देता था उनको, बहुत तरह के ऐसे भीषण जो एक तरह से जो फीवर थे वो हो जाते थे। तो इस तरह के जो पॉल्यूशन है, इट इज ड्यू टू द मर्करी। और मिनामाता जापान डिसीज वाज वेरी फेमस इन 1960s और 50s के समय में बहुत फेमस थी। ओके, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन द, यानी बायोमैग्निफिकेशन जो है इसका क्या मीनिंग है? कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पीसीज, साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोमास। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी पॉल्यूटेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल होता है, ये इसका मतलब है। ओके, तो प्लीज इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो ए है। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो इसका तो आंसर ए है, वो तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीटेशन,
हजार्डियस वेस्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो नगोया ये जो प्रोटोकॉल है जापान में हुआ था, नगोया सिटी है जापान के अंदर। ओके, तो ये जो देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था वो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो था हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल था। ओजोन डिप्लीशन के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल जो कि केरला में एक जगह है, सिटी है। हजार्डियस वेस्ट के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो देखिए नगोया प्रोटोकॉल जो था वो बायोडाइवर्सिटी के लिए हुआ था, जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है यानी जो हमारी जैव विविधता है, हिंदी में इसको जैव विविधता कहते हैं, तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो डी है। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, the second most important source after the fossil fuels contributing to India energy need is solar energy, nuclear energy, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। तो देखिए अगर इंडिया की जो पावर का सोर्स देखें तो सबसे पहले थर्मल पावर आते हैं जो कि कोल बेस्ड है। जैसे कोल बेस्ड जो यानी कोयले के ऊपर, कोयले से जो हम अपनी बिजली उत्पन्न करते हैं उसमें भारत सबसे ज्यादा एनर्जी वहां से प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इंडिया वो हाइड्रो पावर से करता है, क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी न्यूक्लियर पावर और क्या कहते हैं हमारी रिन्यूएबल सोर्स में आती है, और उसके बाद जो एनर्जी है वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है। तो अगर इसको आप क्रम में देखेंगे तो पहला जो है हमारा वो है थर्मल, यानी थर्मल से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर। दूसरी हमारी है हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर सेकंड मोस्ट हमारी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्ड वन इज अवर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारी होती है, और रिन्यूएबल एनर्जी का जो एग्जांपल है यहाँ पर ये हमारे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है। चौथे नंबर पे यानी 4th नंबर पर जो होती है वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ओके, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हाइड्रो पावर है, क्योंकि हमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालनी है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो हमारा हाइड्रो पावर है। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स an increase of magnitude 1 on Richter scale implies, यानी अगर हम मैग्नीट्यूड को यानी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को 1 से इंक्रीज कर देते हैं तो उसका क्या मतलब है। ओके, तो देखिए अगर हम अर्थक्वेक को उसके जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका अर्थक्वेक आया है वो 5 है रिक्टर स्केल में, अगर 6th है इसका क्या मतलब है, a 10-fold increase in the amplitude of seismic waves, a 10-fold increase in the energy of the seismic waves, a 2-fold increase in the amplitude of seismic waves, a 2-fold increase in the energy of the seismic waves. So in case of earthquakes, an increase of magnitude 1 on the Richter scale implies that a 10-fold increase in the amplitude of seismic waves। देखिए इसमें जो मुझे जो आंसर लग रहा है एक्चुअली में ये जो एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर मुझे इसमें आंसर में थोड़ा डाउट है, शायद इसका आंसर ए या बी में से होगा, क्योंकि इसलिए मैं इसका आंसर ए नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें हो सकता है इसका आंसर बी हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है रिक्टर स्केल की जब हम बात करते हैं तो उसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा उसकी एनर्जी पे ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है, तो शायद इसका आंसर बी हो सकता है। तो आई एम नॉट फेवर ऑफ दिस ए। ओके, तो ए या बी में से जो भी आंसर है इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा, बट अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो प्लीज इसका आंसर अभी आप ए इसको मत लिखिएगा, क्योंकि इसका आंसर शायद बी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे क्योंकि मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है। ओके, तो ऐसे ऐसा भी होता नहीं है, बट स्टिल मैं इसके ऊपर ए के ऊपर सपोर्ट में नहीं हूं। वैसे इसका आंसर ए भी हो सकता है, ए या बी में से कोई इसका एक आंसर है। ओके, क्योंकि 2-fold तो नहीं है, इतना तो मुझे आई एम कंफर्म इट। तो बट इसका आंसर या तो 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव या फिर 10-fold इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्मिक वेव्स, यानी इसका आंसर बी भी हो सकता है। ओके, सो प्लीज इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, तो उसको तब तक आप इसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज अगर इसका आपको आंसर पता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिटेशन इन आइज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, यानी जो आइज के अंदर जो हमारी आंख के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इरिटेशन होती है, जो पॉल्यूटेंट किसकी वजह से ऐसा होता है, आपको उसका आंसर बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो देखिए इरिटेशन जो होती है आइज के अंदर, आंखों के अंदर, उसका जो मेन कारण जो है वो हमारा पेन है, यानी जो पार्टिकुलर मैटर होता है, नाइट्रस मैटर होता है। ओके, तो पेन जो कि इसका वजह से जो
परऑक्सीलेट नाइट्रेट है, इसकी फुल फॉर्म जो परऑक्सीलेट नाइट्रेट है। ओके, और इससे क्या होता है कि अगर ये पोल्यूटेंट किसी आईज हमारे पर्सन की आईज पे इसका आता है, तो यानी जब उसके टच में आता है तो इससे आंख में इंफेक्शन तक हो सकता है। ओके, और काफी तरह की और भी जो आईज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या सोर्स है? थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड द फर्टिलाइजर्स। ओके, तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो कि एक ऐसी हार्मफुल गैस है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर हमारी जो ओजोन लेयर है उसको हार्म पहुंचाती है, और ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स है वो हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलने वाली ये हार्मफुल गैस है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल नहीं है? क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर एंड द सॉइल। ये पहले हम उस क्वेश्चन में बोल चुके हैं। क्लीन एयर, फर्टाइल्स और फ्रेश वाटर तीनों जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बट सॉल्ट जो है इट इज नॉट द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर? यानी वाटर के ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज नहीं किया जाता, यानी पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल है या नहीं है इसके इंडिकेटर की तरह यूज नहीं करते। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, कोलिफॉर्म काउंट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या फिर डेंसिटी। तो देखिए टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, कोलिफॉर्म काउंट और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है तीनों के तीनों एज ए इंडिकेटर यूज होते हैं पॉल्यूशन के लिए वाटर के अंदर, मतलब पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए। बट जो डेंसिटी है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। वाटर की डेंसिटी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, सो इट इज नॉट यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विद फ्लड्स, विंड एनर्जी, अर्थक्वेक या फिर टाइडल एनर्जी। तो एस एंड पी यानी सेकेंडरी वेव्स एंड प्राइमरी वेव्स जो है हमारी अर्थक्वेक से रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक जगह ओजोन होल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नेचुरल हैजार्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सुनामी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, मीथेन है, इको टूरिज्म है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आप सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट का तो सेकंड का तो मीथेन हो जाएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। नेचुरल हैजार्ड में सुनामी आता है, यानी थर्ड का ए है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इको टूरिज्म है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ का डी हो जाएगा। और ओजोन होल का जो हमारा ऑप्शन है जो है उसके लिए हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगा, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। ओके, तो वन का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का डी। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, ए है हमारा। ओके, सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप ट्राई करिएगा, और ऑल दिस लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है या आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई डिस्कस करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके, सो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।